हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो एसएससी जीडी 2026 में एग्जाम होने वाला है उसके जो है हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट 20 प्रश्नों का जो है एमसीक्यू जो है लेकर आ गए हैं। यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। ऑलरेडी आप लोगों को जो है 30 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, तो उनको जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मंगोल जो है क्षेत्र को अधिकार में लाने की योजना किस सुल्तान ने बनाई थी। जो मंगोल क्षेत्र है उसको अधिकार में लाने की योजना के अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बहलोल लोदी ने। तो मंगोल क्षेत्र को जो है अधिकार में लाने की जो है योजना किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो मोहम्मद तुगलक है, इसको द्वारा जो है मंगोल क्षेत्र को अपने अधिकार में लाने की योजना बनाई गई थी। यही उसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सिख साम्राज्य की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। जो सिख साम्राज्य है इसकी स्थापना कौन से भारतीय शासक के द्वारा किया गया था। खड़क सिंह ने, दिलीप सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने या फिर शेर सिंह ने। तो सिख साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो कौन से भारतीय शासक ने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा सिख साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के जो है लेखनों में से एक नहीं है। लाला लाजपत राय जो है इनके लेखनों में से कौन सा एक नहीं। द स्टोरी ऑफ माई डिप्रेशन या फिर अनहैप्पीड इंडिया या फिर इंडिया विंस फ्रीडम या फिर आर्य समाज। तो लाला लाजपत राय के द्वारा इनमें से कौन सी जो है लेखन नहीं लिखा गया है। तो कौन सा नहीं लिखा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम जो है लेखन ये लाला हरदयाल के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इंडिया इज कॉल्ड एज अ सेकुलर कंट्री बिकॉज इस सिटीजन हैव द फंडामेंटल राइट्स। जो इंडिया है एक सेकुलर यानी जो है संघ राज्यवाद, संघ का जो राज्य है कहलाता है कि और इसकी जो क्योंकि इसके पास जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, मानवीय गरिमा के या फिर पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है, फिर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भारत को सेकुलर जो है वो कंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी जो है फंडामेंटल्स राइट जो है लागू हैं। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी धर्म को जो अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 1960 में जो बम्बई जो डिवीजन हुआ था, क्रिएटिंग द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड खालिस्तान ऑन इन्यूलिसिटेड बेसिस। जो है मुंबई को अलग करके कौन से दो स्टेट बनाए गए थे। क्या गुजरात बना था, कर्नाटक बना था, राजस्थान या फिर गोवा। तो 1960 में जो है बम्बई का विभाजन के बाद जो है महाराष्ट्र और कौन सा राज्य बना था, तो गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि द खालिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेड द लेजिस्लेचर इनटू टू सेपरेट असेंबली। यानी कौन सा सिस्टम जो है वो लेजिस्लेचर असेंबली जो है उसको दो भागों में डिवाइड करता है। क्या 4 सदनी व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था, एक सदनी व्यवस्था या फिर त्रिसदनी व्यवस्था। तो गवर्नमेंट को जो है दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कौन डिवाइड करता है, तो ये आपका जो है द्विसदनी व्यवस्था जो है गवर्नमेंट यानी सरकार को जो है दो सदनी व्यवस्था में जो है व्यवस्थित विभाजित करने का कार्य कौन करता है, तो द्विसदनी व्यवस्था करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पास लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और भारत और जो है चाइना के बीच कौन सा जो है माउंटेन यानी पर्वत अवस्थित है।
बात करें इंडिया और चाइना के बीच जो है कौन सा माउंटेन पास जो है लोकेटेड है, तो क्या खेवर दर्रा है, पंगसो दर्रा है, या फिर काराकोरम दर्रा है, या फिर जोजिला दर्रा है। तो इंडिया और चाइना के मध्य कौन सा दर्रा अवस्थित है, तो इंडिया और चाइना के मध्य जो है काराकोरम जो है वो पास अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कोल्हापुर सिटी इज सिटाउटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो कोल्हापुर सिटी है वो कौन से जो है नदी के किनारे पर बसा हुआ है, क्या पंचगंगा नदी है, सरयू है, चंबल या फिर मिसू नदी के किनारे है। तो जो कोल्हापुर सिटी है वो कौन से नदी के किनारे पर अवस्थित है, तो पंचगंगा नदी के किनारे पर जो है कोल्हापुर सिटी अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि द नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूटरी वाज फॉर्म बिटवीन विच स्टेट। जो नर्मदा जो वाटर ट्रिब्यूटरी है वो किस स्टेट में जो है वो बना हुआ है, गुजरात और राजस्थान में जो है इस पर जो है ट्रिब्यूटरी डैम जो बना हुआ कौन से स्टेट में है। तो क्या गुजरात राजस्थान में, गुजरात और महाराष्ट्र में, गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान और मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात एवं दमन और दीव में है। तो जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट है वो ट्रिब्यूटरी है, यानी जो इसका जो है बहाव क्षेत्र है वो कौन कौन से राज्य में पड़ता है। तो इसका बहाव क्षेत्र जो है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में पड़ता है। तो नर्मदा नदी जो है कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस यानी 2011 की जनगणना के अनुसार विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो। जो लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो यानी सबसे लिंगानुपात सबसे कम जो है वो कौन से स्टेट में है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या उत्तर प्रदेश में है, सिक्किम में है, पंजाब में या फिर हरियाणा में। तो सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे कम लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से स्टेट में है, तो आपके हरियाणा राज्य में जो है वो सबसे कम लिंगानुपात है। वहीं बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का था, तो केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड एज खालिस्तान एग्रीमेंट। जब ट्रेड एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में यानी दो पार्टियों के बीच में होता है तो उसको हम लोग कौन सा एग्रीमेंट कहते हैं, एक पक्षीय एग्रीमेंट, द्विपक्षीय एग्रीमेंट, त्रिपक्षीय या फिर बहुपक्षीय एग्रीमेंट कहते हैं। जब दो पार्टियों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो उसे हम द्विपक्षीय जो है एग्रीमेंट कहते हैं। कौन सा एग्रीमेंट कहते हैं, द्विपक्षीय एग्रीमेंट कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स। जो अर्थक्वेक्स है यानी जो भूकंप है उसको नापने के लिए कौन से यंत्र या जो है इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, क्या क्रोनोमीटर का करते हैं, सिस्मोग्राफ का करते हैं, बोरोग्राफ का या फिर एमीटर का। जो है अर्थक्वेक्स यानी जो पृथ्वी में जो है भूकंप आते हैं पृथ्वी पर जो है प्लेटों के विवर्तनीय गति के कारण, तो उसको जो है मापने का भूकंप को मापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप को मापा जाता है। किसके द्वारा, अर्थक्वेक्स को जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि द स्केल यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज कॉल्ड है। जब हम कोई जो स्केल का यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर नापने के लिए सर्किट में, उसको क्या कहते हैं, क्या जाइरोस्कोप कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं, ओहम मीटर कहते हैं, फिर वोल्ट मीटर करते हैं। तो इस स्केल को क्या कहा जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंट यानी विद्युत विभवांतर को नापने का कार्य करता है किसी सर्किट में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आपका जो है वो वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जो है
लाहो किस राज्य के नृत्य शैली है? लाहो जो है वो कौन से राज्य की नृत्य शैली है? तो बात करें क्या केरल की है, सिक्किम की है, मणिपुर की है या फिर मेघालय की है? तो बात की जाए लाहो की, तो लाहो जो है कौन से राज्य की है? तो मेघालय की जो है लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुष्कर फेयर यानी पुष्कर मेला इज अ पॉपुलर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? जो पुष्कर मेला है वो कौन से स्टेट का यानी राज्य का जो है वो प्रसिद्ध उत्सव यानी त्योहार है? क्या राजस्थान का है, सिक्किम का है, असम का या फिर बिहार का? तो पुष्कर मेला की बात की जाए तो पुष्कर मेला कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो आपके राजस्थान राज्य में जो है वो प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कजली पेंटिंग जो है, कजली पेंटिंग विच डज नॉट यूज अ ब्रश इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? जो कजली पेंटिंग है जिसमें हम लोग ब्रश का उपयोग नहीं करते हैं बनाने के लिए, वह जो है वो किस राज्य में किया जाता है? क्या झारखंड में है, तमिलनाडु का है, केरल का या फिर राजस्थान का है? तो कजली पेंटिंग की बात की जाए जिसमें किसी भी ब्रश का यूज नहीं किया जाता है पेंटिंग बनाने के लिए, वो कौन से राज्य का है? तो ये राजस्थान राज्य का कजली पेंटिंग है। किस राज्य में होता है कजली पेंटिंग? राजस्थान में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? अनटचेबल उपन्यास की बात की जाए तो बात करें अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद ने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, आर.सी. मजूमदार या फिर मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है? तो अनटचेबल उपन्यास की बात की जाए तो अनटचेबल उपन्यास जो है आपके मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मुल्कराज आनंद के द्वारा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रीनेमिंग ऑफ विंध्याचल स्टेशन एज विंध्याचल धाम अकर्स इन विच स्टेट? यानी जो विंध्याचल स्टेशन था उसका नाम बदलकर विंध्याचल धाम कर दिया गया है, यह कौन से स्टेट में यानी कौन से राज्य में है? तो क्या मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो विंध्याचल स्टेशन का नाम बदलकर विंध्याचल धाम किया गया है, यह कौन से राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जहाँ पर जो है विंध्य पर्वत जो है पाया जाता है। यहीं पे माँ विंध्यवासिनी का जो है मंदिर अवस्थित है। बात करें विंध्य पर्वत की, तो विंध्य पर्वत जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का भी कार्य करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? यानी कब जो है इंटरनेशनल लिटरेसी यानी साक्षरता दिवस जो है 2025 जो है वो मनाया गया था? 7 सितंबर को, 9 सितंबर को, 8 सितंबर या फिर 10 सितंबर को? तो जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी साक्षरता दिवस जो है 2025 में कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइन एज अ बिलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट? यानी जो है इंडिया ने किसके साथ बिलेटरल एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जो है आंसर बताएंगे होमवर्क के तौर पर। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।